नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उज्जवल और आप देख रहे हैं माई पाठशाला। टाइम स्पीड डिस्टेंस का एक और लेक्चर लेके आया हूँ। आज एक और अच्छा सा कंसेप्ट पढ़ाने वाला हूँ। आज हम लोग सीखने वाले हैं एवरेज स्पीड कैसे निकाला जाता है। बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में, चाहे हम CGL की बात करें, चाहे CHSL की, चाहे CPO की, चाहे स्टेनो की बात करें, चाहे हम बात करें किसी स्टेट एग्ज़ाम की, तो जब भी टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन आते हैं तो एवरेज स्पीड बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। इसमें कई सारे वेरिएशंस होते हैं, तो आज वो सारे के सारे वेरिएशंस हम लोग कवर करने वाले हैं। और आज का लेक्चर अगर आप देखोगे तो आज का लेक्चर बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। एक सिंगल फॉर्मूले पे अलग अलग तरीके से क्वेश्चन क्रिएट किए जाते हैं। उन क्वेश्चन को आज हम लोग देखेंगे और ये भी देखेंगे उनको आसानी से कैसे सॉल्व किया जाता है। अगर आप में से कोई बच्चा नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिए और ये पूरा का पूरा जो वीडियो है वो सीरीज में देखिए। ये हमारा 8वां लेक्चर होगा, आई थिंक 7वां लेक्चर है। तो इससे पहले 6 लेक्चर ऑलरेडी डिलीवर कर चुका हूँ और प्लेलिस्ट में पढ़ा हुआ है। प्लेलिस्ट में मैंने कई सारे चैप्टर्स और भी पढ़ा दिया है। मैंने 0 से पढ़ाना स्टार्ट किया और सारे कंसेप्ट कवर किए हैं। तो जब भी आप इसे उठाओगे और जब एक भी चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करोगे तो आपको पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, सारे वेरिएशन कंप्लीट हो जाएंगे। और जो मेथड्स हैं यही सबसे छोटे मेथड्स हैं। अगर आपको मेरे लेक्चर समझ में आ रहा है तो इससे छोटा और मेथड नहीं होता है। मतलब मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ और नहीं पढ़ा रहे हैं, लेकिन मैं जो पढ़ा रहा हूँ यही तरीका सब पढ़ा रहे हैं, यही सबसे छोटे मेथड है। इससे ज़्यादा छोटे मेथड नहीं है। तो सबसे छोटे मेथड से ही मैं आपको कंसेप्ट सिखा रहा हूँ। मैं जो अपनी सीरीज क्रिएट कर रहा हूँ इसमें मैं एक ऑर्गेनाइज्ड प्लेलिस्ट क्रिएट कर रहा हूँ, जिसमें जैसे कोई बच्चा यूट्यूब पे क्या होता है उसको एक वीडियो मिल जाती है, फिर सारे कंसेप्ट मिलते नहीं है। तो मैं सारा का सारा वो ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ ताकि बच्चा जैसे मान लो टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का प्लेलिस्ट खोले तो उसे पूरा का पूरा लेक्चर मिल जाए, फिर वो ना ढूंढे इसके बाद भी कुछ बचा हुआ है। तो मैं पूरा ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर में सब पढ़ा रहा हूँ। वीडियो पसंद आए तो नीचे लाइक का एक बटन होता है, उसे हिट कीजिएगा। कोई सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। चलो शुरू करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले एक वार्निंग है मेरी। वार्निंग ये है कि मैं पूरे क्लास के दौरान आपको बोर कर सकता हूँ, क्योंकि जोक सपाट बहुत कम होगा। कट टू कट लेक्चर होगा जिसमें आप शुरू करोगे और अपना समय यूटिलाइज करके आप इसे पढ़ाई कर पाओगे। अगर आप ये उम्मीद कर रहे हो कि मेरे लेक्चर के दौरान आप बहुत सारा मतलब ऐसा कुछ फन मजाक और बाकी सारी चीज़ें देखोगे तो वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये रिकॉर्डेड वीडियोज़ है, मैं रिकॉर्ड करके अपलोड कर रहा हूँ। तो ऐसे में बहुत सारा जो फन पार्ट होता है जो लाइव सेशन के दौरान होता है वो होता नहीं। वैसे भी मुझे बहुत पसंद नहीं है कि लेक्चर के दौरान मैं बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे उल्टे सीधे बातें करूँ या फन मजाक करूँ या मोटिवेशनल बातें करूँ। तो चलो समझते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे, देखो यार, हमको एक बात ये पता है कि स्पीड बराबर होता क्या है। स्पीड बराबर होता क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। आज जो हम सीखने वाले हैं वो सीखने वाले एवरेज स्पीड क्या होता है। एवरेज जो स्पीड होता है, बस इसका फॉर्मूला याद रखिए। जब भी आप इसे अप्लाई करेंगे तो आप ऐसे अप्लाई करेंगे, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम। जैसे कई बार आपको क्वेश्चन में देखने को मिलेगा कि v1 वेलोसिटी से चले हम, v2 वेलोसिटी से चले, v3 वेलोसिटी से चले, v4 वेलोसिटी से चले, और एवरेज अगर वेलोसिटी निकालनी हो तो हमने बहुत पहले ये सीखा है v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस v4 अपॉन 4 कर दिया। मतलब अगर हमारे पास n नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ है, उनका एवरेज निकालना है तो उन सबको जोड़ के जितनी नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ है उनसे डिवाइड कर दो। ये यहाँ पे काम नहीं करता है। बस इस बात का सावधानी से ध्यान रखना होगा कि जब भी एवरेज स्पीड निकालते हैं तो ये बात यहाँ पे काम नहीं करती। जो काम करती है वो ये काम करती है, ये फॉर्मूला एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। आपको टोटल डिस्टेंस निकालना होता है, टोटल टाइम निकालना होता है, दोनों को भाग देना होता है। जब दोनों को भाग दोगे तो आपका क्या आ जाएगा? एवरेज स्पीड आ जाएगी। इसी में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और इसी फॉर्मूले को चलो अप्लाई करते हैं और देखो क्वेश्चन के वेरिएशंस कैसे कैसे हो सकते हैं। सबसे पहले सबसे आसान सा क्वेश्चन, मतलब विद्या सा क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, उसके बाद अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। जितने अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं वो सब के सब सॉल्व करेंगे, कुछ नहीं छोड़ेंगे। चलो तो पहला क्वेश्चन आराम से पढ़ते हैं। एक कार पहले चरण में 300 किलोमीटर की दूरी 75 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है। पहले मैं पहला सवाल है तो आराम से बताऊंगा, फिर तेज करेंगे हम लोग। 300 किलोमीटर जो बंदा चला वो कितने स्पीड से चला? क्या दिया हुआ है? 75 किलोमीटर पर आवर। अब इसके बाद जरा ध्यान से देखिए कि अगला डिस्टेंस क्या कह रहा है। फिर दूसरे चरण में वो क्या करता है? 400 किलोमीटर चलता है। 400 किलोमीटर चलता है और क्या स्पीड है? 50 किलोमीटर पर घंटे से, 50 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से। एक और चरण चलता है, मतलब ऐसा नहीं कि इसी में बंद हो जाता है। एक और चरण है कि, और अंतिम चरण, मतलब इसके बाद अंतिम चरण चलता है 360 किलोमीटर
किससे चलता है? 45 किलोमीटर पर आवर से, 45 किलोमीटर पर आवर से। तो पूछा है कि इस पूरे दौरान मतलब कार की औसत गति क्या लिखी है, एवरेज स्पीड पूछा है। तो जब भी हम एवरेज स्पीड निकालते हैं, वी एवरेज लिख देते हो ऐसे शॉर्ट में, एवरेज स्पीड निकालते हैं तो हमें फॉर्मूला हमेशा याद रखना होता है कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल टाइम। जब हम टोटल डिस्टेंस की बात करते हैं तो यहाँ पे साफ साफ दिया हुआ है 300, 400, 360, इन तीनों को जोड़ दो। जैसे इन तीनों को जोड़ोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? आपके पास आ जाएगा टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस हो गया 4 3 7, 7 3 10, 1060, 1060 टोटल डिस्टेंस आ गया। पर जब हम टाइम की बात करते हैं तो टाइम निकालना होगा इसमें से। तो ये स्पीड दिया है, ये डिस्टेंस दिया है, और अगर टाइम निकालना हो तो भाग दे दो। तो 75 से भाग दोगे तो क्या आ जाएगा? यहाँ पे जो टाइम आएगा वो 4 घंटे आ जाएगा। यहाँ पे भाग दोगे तो यहाँ पे 8 घंटे आ जाएगा, और यहाँ पे भाग दोगे तो 45 दूनी 90 और 9 चौक 36 होता है, ये 8 आवर हो जाएगा। अब आप ये सारा का सारा समय निकाल लो, समय जोड़ के भाग दो। 8 दूनी 16, 4 20, ये हुआ ना 4 8 और ये हो गया 20। 8 दूनी 16, 4 20, ये इधर से कट गया। अब इधर से देखोगे तो 53 किलोमीटर पर आवर हो गया, 53 किलोमीटर पर आवर हो गया। सही जवाब क्या हुआ आपका? ऑप्शन बी हो गया। आपको हमेशा इस बात को ध्यान रखना है कि जब भी एवरेज स्पीड निकालने के लिए आपसे बोला जाए, आपको हमेशा टोटल डिस्टेंस निकालना है और टोटल टाइम निकालना है। अब इसमें देखो क्वेश्चन बहुत अलग अलग तरीके से इसके वेरिएशंस आते हैं। वेरिएशंस बहुत हल्का हल्का करके अपन चेक करेंगे ताकि हमारे दिमाग में वो सारे के सारे सवाल जो है अंदर से मतलब ऐसे हो जाए कि आ जाए, सब समझ में आ जाए। जैसे एक सवाल है, कानपुर से झांसी के बीच उरई होते हुए एक बस चलती है। मतलब मैं बात कर रहा हूं कानपुर से झांसी, झांसी को जीएस से लिख देते हैं, लेकिन बीच में उरई आती है। तो एक बस यहां से यहां चल रही है और यहां से यहां चल रही है। बस कानपुर से उरई जंक्शन तक की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है। यहां चलती है 40 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, 150 किलोमीटर तय करती है। यह भी दिया हुआ है कि 150 किलोमीटर ही तय करती है। और उरई से झांसी, उरई से जब झांसी जाती है तो दूरी 2 घंटे में 60 किलोमीटर तय करती है। यहां पे 2 घंटे दिया हुआ है और 60 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, 60 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है। अब इस केस में जब आपको एवरेज स्पीड निकालना होगा तो एवरेज स्पीड कैसे निकलेगा? वी एवरेज इज इक्वल टू होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब देखो डेटा क्या दिया हुआ है, डिस्टेंस टोटल नहीं दिया हुआ था, थोड़ा वेरिएशन हुआ। पहले क्वेश्चन में टोटल डिस्टेंस दिया हुआ था। अब यहाँ पे पहला तो दिया है कि पहला चंक 150 का था, पर दूसरा चंक आपको पता नहीं है। लेकिन आपको ये पता है कि अगर 60 में 2 का गुणा करोगे तो आपको पता चल जाएगा 120 किलोमीटर। मतलब टोटल डिस्टेंस कितना है? यहाँ वाला 120 किलोमीटर है, क्योंकि स्पीड दिया है कितना समय लगा, तो स्पीड में समय का मल्टीप्लाई करोगे डिस्टेंस आ गया। तो हमने क्या किया? टोटल डिस्टेंस निकाल लिया। अब यहां का मुझे नंबर ऑफ आवर्स पता है तो 2 आवर्स तो हमने जोड़ दिया। यहां का निकालना है तो उससे भाग दो, तो ये 15/4 हो गया, 15/4 हो गया। अब इसको जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? ये हो गया 270 गुणे 4 अपॉन 23, यही हुआ ना। अब और चाहो तो और गुणा कर लो, 449, 4 7 28 और 4 दूनी 8, 2 10/23। अब आपको पता है कि 23 नीचे आना ही आना है, तो ये 2 ऑप्शन तो होगा नहीं, कटेगा है नहीं, कटने के कोई चांसेस नहीं है। अब आप नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में से भाग दे के बताओ कि ऑप्शन ए सही होगा या ऑप्शन सी सही होगा। ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, क्योंकि अब मेरे पास इसमें सिखाने जैसा कुछ बचा नहीं हुआ है। जो सिखाने वाला काम यही है, ये भाग दे सकते हो आराम से, ठीक है। तो भाग दे के आराम से बताओ 46 जाएगा कि 47 जाएगा, 22/23 दोनों में आ रहा है, कितनी बार भाग जाएगा, बस आपको इतना देखना है। ए आएगा सी आएगा, नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। सारे के सारे लोग इसे भाग देख लेना, बाद में ऐसा बहुत बोलना कि सर आपने जवाब तो बताया नहीं, सही कौन सा है। भाग तो दे ही सकते हो ना। चलो अगला क्वेश्चन प्यारा सा देखते हैं। एक व्यक्ति समान दूरी के 4 खंडों की यात्रा करता है। पहली यात्रा में उसकी गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा है और अगली यात्रा में प्रत्येक में पिछली यात्रा की गति की आधी हो जाती है, और ऐसा होता रहता है। और ऐसे में पूछा है कि औसत गति बताइए आप। मैं क्वेश्चन को समझाता हूं, कई बार इस तरीके के क्वेश्चन समझने में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। एक व्यक्ति समान दूरी के 4 खंड है, मतलब हम यहां से अगर ये बना दें 4 खंड के, मान लो ए से बी जाना है, ए से बी जाना है, पहला खंड, दूसरा खंड, तीसरा खंड और चौथा खंड।
ये डिस्टेंस बराबर है, ये बराबर है, ये बराबर है, और ये बराबर है, ये बराबर है। बराबर का निशान ऐसे भी लगा लेते हैं कि बराबर है, जिससे हमें समझ में आता है। जब हम ज्योमेट्री पढ़ते हैं तो ये बराबर दिखाने का एक तरीका होता है। तो सब बराबर अपन ने मान लिया। अब बोला पहली यात्रा में उसकी गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा है और अगली यात्रा में से प्रत्येक में पिछली यात्रा की गति की आधी होती चली जाती है। मतलब आप ऐसे समझो, इधर 60 है किलोमीटर पर आवर, तो फिर इधर कितना होगा, 30 किलोमीटर पर आवर होगा, और 30 का आधा 15 किलोमीटर पर आवर होगा, और 15 का आधा 7.5 किलोमीटर पर आवर होगा। ये क्वेश्चन में दिया हुआ ये है, और ये दिया हुआ इक्वल खंड है, इक्वल खंड है, पर दिया नहीं है, मतलब डिस्टेंस कितना है वो किलोमीटर में आपको दिया नहीं है। तो जब भी आप एवरेज स्पीड निकालते हो, वी एवरेज निकालते हो, तो आपको टोटल डिस्टेंस चाहिए, टोटल डिस्टेंस चाहिए, टोटल डिस्टेंस चाहिए अपॉन टोटल टाइम चाहिए, टोटल टाइम चाहिए। तो ना आपको टाइम दिया हुआ है, ना आपको डिस्टेंस दिया हुआ है, ना आपको टाइम दिया हुआ है, ना आपको डिस्टेंस दिया हुआ है। सिर्फ आपको क्या दिया हुआ है कि डिस्टेंस इक्वल है और स्पीड दी हुई है। इस तरीके के सवाल में कुछ करना नहीं होता। आप ये मान लो कि हर खंड 60 किलोमीटर का है। हर खंड कितने का है, 60 किलोमीटर का है। ये 60 किलोमीटर का है, एक एजम्पशन ले लो। मैंने 60 किलोमीटर क्यों लिया, कुछ भी मान ले सकता, आप एक्स ले के सॉल्व कर सकते हो, पर 60 किलोमीटर इसलिए लिया क्योंकि वो कट जाएगा, और कटने में गुणा भाग जो हमारा होता है ना, वो आसान होता है। जो हम वैल्यू मानते हैं ना, वैल्यू को इस तरीके से माना जाता है ताकि हमारे कैलकुलेशन आसान हो जाए। अब कैलकुलेशन आसान कैसे हो गया, अगर हमने मान लिया सब इक्वल है तो सब 60 किलोमीटर है, 60 किलोमीटर है और 60 किलोमीटर, हम एक्स भी मानेंगे तो भी कट जाएगा, और 60 किलोमीटर मानेंगे तो भी कट जाएगा। अब जैसे हम ये मान लिए ये 60 ये 60 ये 60 है, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 6 चौका 24, 240 किलोमीटर, यही ना, सबको जोड़ोगे तो 240 आ जाएगा, 6 चौका 24। अब जब टाइम निकालना होगा तो 60 से 60 को भाग दोगे तो 1 घंटा आएगा पहला, 30 को 60 से भाग दोगे तो 2 आएगा, फिर उसके बाद 15 से भाग दोगे तो 4 आएगा, 7.5 से भाग दोगे तो 8 आएगा। अब 240 है, 8 4 12 3 15, 15 हो गया। अब इसे भाग देके देखो, 15 कम 15, 15 छक्का 90, तो कितना आ गया आपका, 16 किलोमीटर पर आवर, 16 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन ए क्या हो गया, सही हो गया। इतने काम है। आप एक्स से भी मानते तो भी यही काम होता, एक्स से मानते तो क्या करते, एक्स आजकल माना नहीं जाता है। जब आप अर्थमेटिक लगाते हो ना, तो एक्स बहुत पुराने समय सॉल्व करने का था। हमारा समय जमाना था, उस टाइम पे एक्स सॉल्व किया जाता। जैसे 2015 में अपन तैयारी जब कर रहे थे, तो उस टाइम पे हम बीटेक करके आए थे, तो हमारे इधर आईआईटी में 11 12 में यही तो सिखाया जाता है, भाई कुछ भी हो तो सबसे पहले आप लेट कर लो, लेट मान लो, एक्स मान लो, ठीक है, क्वांटिटी मान लो, जो पूछा जाए उसको सबसे पहले मान लो। 11वीं 12वीं में अपने को यही तो सिखाया जाता था। लेकिन जब आप तैयारी करने आते हो ना, तब आपको ये बताया जाता है कि अब आप एक्स मत मानो, आप ऐसी वैल्यू मानो जिससे आपका कैलकुलेशन आसान हो जाए। ये सब तरीके इसलिए ईजाद किए गए ताकि आपके एग्जाम में, जो एग्जामिनर ये बोल रहा था कि हम ज़्यादा क्वेश्चन देंगे, समय कम देंगे, तो वो समय की लड़ाई में ये सब टीचर्स ने ईजाद किया हुआ है। तो हमें एक्स नहीं मानना होता है, क्योंकि इसमें ना जो डिस्टेंस है कटी जाना है, डिस्टेंस है कटी जाना है। जैसे मैं मान लूँ एक्स ले लूँ, एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, 4x हो गया। पहला हो गया x/60, टाइम निकालोगे, दूसरा हो गया x/30, फिर तीसरा निकालोगे x/15, फिर निकालोगे x/7.5, यही निकालोगे ना। अब ये देखो ऊपर नीचे सब x x x x x x x कट जाएगा। अब जब ये कैलकुलेशन करोगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा। ये वाला कैलकुलेशन मतलब इवन दो आप वर्बली से कैलकुलेट करके सॉल्व कर सकते हो, मतलब समय ही नहीं लगता है। तो आज के समय में x नहीं मानते, हम इस तरीके से वैल्यू को मानते हैं ताकि हमारा जो कैलकुलेशन है वो आसान हो जाए। चलो अगला वेरिएशन देखो। देखो हर क्वेश्चन पिछले वाले क्वेश्चन से थोड़ा अलग है, थोड़ा वेरी हो रहा है। इससे आपको सीखने में मदद मिलेगी, पूरा कंसेप्ट को एब्जॉर्ब करने में मदद मिलेगी। अगला सवाल है, एक व्यक्ति साइकिल पर 100 किलोमीटर की दूरी तय करता है। पहले 2 घंटों में उसकी गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा है और शेष यात्रा के दौरान उसकी गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है, तो औसत गति क्या कीजिए। अब आप तो अपनी स्पीड थोड़ी बढ़ा सकते हो। जैसे अगर हम वी एवरेज की बात कर रहे हैं तो डिस्टेंस तो 100 किलोमीटर ही चलना है, कैसे भी चले 100 ही चलना है, तो डिस्टेंस पूरा 100 दिया हुआ है। लेकिन ध्यान से देखिए कि पहली जो यात्रा की उसमें 2 घंटे लगा, लेकिन बाद वाली जो यात्रा की उसमें सिर्फ स्पीड पता है, डिस्टेंस भी नहीं पता है। तो भाई पहली जो 2 यात्रा की घंटे की और 20 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चल रहा है, तो 20 दूनी 40, मतलब पहली यात्रा में उसने 40 किलोमीटर का सफर तय किया। तो दूसरी यात्रा में 40 माइनस मतलब 100 माइनस 40 मतलब 60 किलोमीटर की यात्रा तय किया।
अब 60 किलोमीटर की यात्रा तय कर रहा था और 10 की स्पीड से तय कर रहा था, कितना समय लगा? 6 घंटे लगा होगा। तो 100/8, इसका मतलब एवरेज स्पीड कितना हो गया? 12.5। जब एक बार आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी ना, तो ये कॉपी और पेन, ये मतलब कुछ नहीं चलाने की जरूरत है, ये वर्बली कैलकुलेट कर लोगे। 100/2 घंटे हो गया, और फिर 2 दूनी 40, 100 में से 40 घटा 60, 60 से भाग दोगे तो 100/8, और 100 में अगर 8 का भाग देते तो 12.5 आता है। परसेंटेज में तो बहुत सीखते हैं ये सारे नंबर्स। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, ये आपके प्री लेवल पे आते हैं, जो बहुत सारे आसान क्वेश्चन, जब बहुत ज़्यादा लेंदी क्वेश्चन होता है वो आपके मेंस में आते हैं। लेकिन कंसेप्ट बहुत मज़ेदार है, इसमें भी गलती कर जाते हैं अपन। एक यात्रा का 5वां हिस्सा 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय किया जाता है। यात्रा का 1/4 हिस्सा 25 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से और शेष 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय किया जाता है। पूरी यात्रा के लिए औसत गति ज्ञात कीजिए। अब इसमें देखो सिर्फ और सिर्फ क्या दिया हुआ है आपको? गति दिया हुआ है, ना टाइम दिया हुआ है, ठीक है ना टाइम दिया हुआ है, और ना ही आपका जो है डिस्टेंस दिया हुआ है। अब यार इससे पहले भी तो सवाल किया, ये आसानी सॉल्व किया जा सकता है, पर ये वेरिएशन है, थोड़ा वेरिएशन है, थोड़ा सोचवाएगा, थोड़ा कैलकुलेशन करवाएगा, पर कैलकुलेशन आसान कर सकते हो। जैसे मैं मान लूँ कि अगर डिस्टेंस में टोटल 100 किलोमीटर मान लूँ, क्या करूँ हम? डिस्टेंस को अगर टोटल 100 किलोमीटर मान लूँ, तो अगर हमें एवरेज स्पीड निकालना है, तो डिस्टेंस तो हमने 100 किलोमीटर मान ली, तो हमने 100 ऊपर रख लिया, टोटल डिस्टेंस है। क्या बोल रहा है? एक यात्रा का 5वां हिस्सा कितना होता है आप इसका बताओ? इसका 5वां हिस्सा 20 किलोमीटर हो जाएगा। 20 किलोमीटर वो किससे चल रहा है? 30 से चल रहा है, यही ना। तो टाइम कितना लगेगा? 20/30। यात्रा का 1/4 हिस्सा कितना हो जाएगा? 25, यही होगा ना, 1/4 25 होगा। तो 25 किलोमीटर किससे तय कर रहा है? 25 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से तय कर रहा है। और शेष 60 किलोमीटर प्रति घंटे से शेष कितना बचा? 20, 25, 45 हो गया, तो 55 किलोमीटर बचा हुआ है, जो कि 60 की स्पीड से चल रहा है। समझ में आई बात? बस इसी को सॉल्व करना है। ये इधर से कट गया 5, ये हो गया 11, ये हो गया 12, ये कट गया, ये 1 आ गया। 2/3 + 1 + 11/12। एलसीएम 12 ले लो, नीचे वाला सॉल्व हो जाएगा। चलो यहीं सॉल्व कर देते हैं। एलसीएम हो गया हमारा 12, और 3 चौका 12, और 4 दूनी 8 + 12 + 11, 12 ऊपर गया, ये हो गया 1200। कितना? 12 8 20, 11 31, 31 हो गया। अब इसको आपको भाग देना है, भाग दे के इसमें से कोई सा भी जो ऑप्शन आए वो आपको टिक कर लेना है। क्या लगता है? 3 चौका 12, 4 से जाएगा? नहीं जाएगा, 4 से थोड़ा कम रहेगा। अब इसको तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कैलकुलेट भी करोगे तो भी ऑप्शन ए आ जाएगा, क्योंकि ये 0.5 तक पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा ना। इसमें अगर आप 4 से गुणा करोगे तो 4 कम 4, 4 3 12, मतलब 1200 से ज़्यादा निकल जाएगा। तो ऐसे में 40 से थोड़ा कम होना चाहिए, 40 से थोड़ा कम, एक ही डाटा दिया हुआ या बाकी सारे डेटा बहुत कम दिए में, तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। चलो अगला सवाल देखते हैं, थोड़े वेरिएशंस और देखते हैं क्वेश्चन में। एक ट्रेन दिल्ली से पटना की दूरी समान दूरी को 2 चरणों में तय करती है। पहले चरण में गति 40 किलोमीटर प्रति घंटा है और दूसरे चरण में 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। ट्रेन की औसत गति ज्ञात कीजिए। एक ट्रेन दिल्ली से पटना की दूरी समान दूरी के 2 चरणों में। अच्छा, जैसे हिंदी है, हिंदी में कई बार वो भी हो जाता है, अंग्रेजी पढ़ते हैं। ए ट्रेन कवर्स डिस्टेंस फ्रॉम दिल्ली टू पटना इन 2 फेजेस ऑफ इक्वल डिस्टेंस। मतलब ये बोल रहा है कि दिल्ली से पटना मूव कर रही है, दिल्ली से पटना हो गया, लेकिन 2 इक्वल चरण में हो रही है, मतलब ये बराबर ये है। सिंपल सी बात। पहले चरण में गति 40 किलोमीटर प्रति घंटा है और दूसरे चरण में 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। ट्रेन की औसत गति ज्ञात कीजिए। वी एवरेज कैसे निकालोगे? अब इसमें टोटल डिस्टेंस कैसे मानो, ये बड़ा सवाल है। मतलब एक ऐसा डिस्टेंस मानो जिसको आधा करने के बाद वो 40 और 50 दोनों से कट जाए। तो 40-50 का अगर मैं एलसीएम लूँ तो कितना आएगा? अब मेरे को बताओ, 40-50 का एलसीएम लूँ तो मैं कितना आएगा? 40 और 50 का एलसीएम मैं एज्यूम कर लूँ कि मैं इसका एलसीएम ले रहा हूँ 200, तो 40 से भी कट जाएगा, 50 से भी कट जाएगा। तो मैं फिर डिस्टेंस कैसे मान लूँगा? 400। मतलब मैं मान लूँगा 200 ये है और 200 ये है, टोटल डिस्टेंस 400 है। तो हमारा डिस्टेंस आ गया 400। कैलकुलेशन आसान बताने के लिए, अब 200 वो 40 से कर रहा है, 200 वो 40 से कर रहा है और 200 वो 50 से कर रहा है। तो कैलकुलेशन हमारा आसान हो गया। कैलकुलेशन जैसे आसान हो गया तो ये हो गया, कट गया, 4 पंचे 20, ये कट गया 5 चौका 20,
तो 400 अपॉन 9 हो गया, तो 9 चौका 36, फिर कट गया 9 चौका 36, 44.44 आता जाएगा। तो ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है जो सी के पास जाके टिकेगा। समझ में आई बात? तो सही ऑप्शन क्या होगा? सी हो जाएगा। ये जो डेटा आप मानते हो ना, ये डेटा मानने में भी बड़ी बुद्धिमानी है। इस तरीके के सवालों को एग्जाम में कुछ सेकंड्स में सॉल्व करने के लिए मतलब आपकी इतनी प्रैक्टिस होना चाहिए कि आप डेटा का एजम्पशन सही लो कि आप कौन सा डेटा मान रहे हो, जिससे कैलकुलेशन आपका आसान हो जाए। जो अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपनी आधी यात्रा 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से और शेष आधा 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है, तो उसकी औसत गति ज्ञात कीजिए। अब देखो 6 3 का एलसीएम 6 आता है, तो अगर मैं ये मान लूँ कि 12 किलोमीटर टोटल है, पहला 6 है, दूसरा जो है 6 है, टोटल 12 किलोमीटर है, तो अगर हमें एवरेज स्पीड निकालनी है तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 12। पहला 6 से चल रहा है 1 घंटा लगेगा, दूसरा कितने से चल रहा है 3, 2 घंटे लगेगा। तो जो एवरेज स्पीड निकल के आएगी, ये 12 हो गया, ये 3 हो गया, निकल के आएगी 4 किलोमीटर पर आवर, 4 किलोमीटर पर आवर। तो ऑप्शन सी हो गया सही जवाब। समझ में आई बात? ये इतना ही ज़्यादा आसान है, आपको एजम्पशंस लेना है सिर्फ। अगला सवाल देखें। मैं सारे वैरायटी को कवर कर रहा हूं ताकि आप मतलब वेरिएशन में ना फंस जाए कि सर ये वाला वेरिएशन आ गया, ये तो आपने बताया नहीं था। एक लड़का 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 12 किलोमीटर प्रति घंटा, 15 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक समबाहु आकार के खेत के चारों ओर दौड़ता है। खेत की दूरी तय करने में लड़के की औसत गति ज्ञात कीजिए। अब देखो समबाहु में क्या होता है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सब बराबर होती है। तो मैं क्या काम करूंगा कि इन तीनों का एलसीएम लूंगा। इन तीनों का एलसीएम लिया, 10 12 15 का एलसीएम आ गया 60। तो मैंने मान लिया एक साइड 60 है तो दूसरी साइड 60 होगी, तीसरी साइड 60 होगी। ठीक है। अगर हमें एवरेज स्पीड निकालनी है तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है? टोटल डिस्टेंस। तो 6 3 18, 180 डिस्टेंस। अब एक वो कर रहा है 10 की स्पीड से, एक वो कर रहा है 12 की स्पीड से, और एक वो कर रहा है 15 की स्पीड से। तो 180 और ये काटोगे 6 आ जाएगा, 12 पंचे 60 और 15 चौका 60 हो जाएगा। तो 6 5 11 4 15, और 15 से भाग दोगे 15 कम 15 और 15 दूनी 30, तो 12 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। तो सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी होगा कि 12 किलोमीटर पर आवर होगा। अगर आप इसी को ऐसे निकाल लेते कि 10 गुणे 12 मतलब 15/3 अगर ऐसे निकालते एवरेज स्पीड जो हम निकालते आइडली, तो ये कितना निकल के आता? 12 15 और 10 37 हो जाता, 37/3। तो ये डेटा और ये डेटा मैच नहीं करता, नहीं मैच कर रहा है ना, तो ये नहीं होता है। ये भी आपको समझना है कि कई बार हम इसको ऐसे भी लगा लेते हैं। जब भी आप एवरेज स्पीड निकालते हो हमेशा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम रखते हो, यही तरीका होता है एवरेज स्पीड निकालने का। तो इस बात को हमेशा मतलब कान खोल के याद रखिएगा। अगला सवाल है, एक व्यक्ति कुल समय के 2 बराबर भागों में निश्चित दूरी तय करता है। कुल समय के 2 बराबर भागों में निश्चित दूरी तय करता है। पहले भाग में आदमी की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, दूसरे भाग में 12 किलोमीटर प्रति घंटा है। कार की औसत गति ज्ञात कीजिए। A man covers certain distance in 2 equal parts of total time. Speed of the man in first part is 10 km per hour. In second part is 12 km per hour. Find average speed of the car. यहाँ पे जो गेम दिया हुआ है वो कैसे दिया हुआ है? एक डिस्टेंस है, मतलब एक कोई सर्टेन डिस्टेंस है, उसको अगर तय करने में अगर टी टाइम लगता है तो वो क्या करता है? 2 पार्ट में करता है, T/2 टाइम में करता है। मतलब ऐसा दिया हुआ है कि आधा समय वो 10 किलोमीटर चलता है, आधा समय जो है 12 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चलता है। तो पूछा जा रहा है कि कार की औसत गति क्या होनी चाहिए। अब फॉर्मूला आप कैसे निकालोगे? फॉर्मूला आपको ऐसे निकालना पड़ेगा, पहले टोटल डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। टोटल डिस्टेंस निकालोगे तो अगर मैं कहूँ कि 10 किलोमीटर पर घंटा जब वो चल रहा था, और मान लो मैंने इसमें लिया कि इसमें टी टाइम ले रहा था, इसको हटा दो, मान लो इसमें टी टाइम ले रहा था, तो 12 में भी टी टाइम ले रहा है। ये हो गया टोटल डिस्टेंस, स्पीड इनटू टाइम अपॉन टाइम। तो पहले में टी ले रहा था, दूसरे में टी ले रहा था। तो अगर सही माने में देखो तो ये टी कट गया, 10 + 12 ये हो गया 22/2, मतलब कितना आ गया? 11 किलोमीटर पर आवर। और इसको ऐसे भी देख सकते हो कि 10 और 12/2 करोगे, 10 + 12/2 करोगे तो 11 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। एक बात आपको ये समझना है कि अगर आपको ये दिया हो, अगर ये दिया हुआ है कि स्पीड दिए हुए हैं और वो दिए हो कि हर स्पीड इक्वल टाइम के लिए हो, तो आप ये डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते हो। अगर हमने 10 किलोमीटर पर आवर इक्वल टाइम के लिए, 12 किलोमीटर पर आवर इक्वल टाइम के लिए, 18 किलोमीटर पर आवर इक्वल टाइम के लिए अगर हम चले हैं, तो ऐसे केस में आप ये डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते हो, V1 + V2 + V3/3।
लेकिन सबसे सही तरीका ये होता है कि जब भी आप एवरेज स्पीड निकालें तो हमेशा टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम के हिसाब से निकालें, आपसे एग्जाम में कभी कोई गलती नहीं होगी। बोर हो रहे होगे ना? अरे यार है ही है, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आसान है। ये क्वेश्चन एक बार समझ जाओ तो बहुत ज़्यादा आसान होते हैं। एक कार कुल समय के 3 बराबर भागों में निश्चित दूरी तय करती है। 3 बराबर भागों में, पहले भाग में कार की गति 40 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरे भाग में 60 किलोमीटर प्रति घंटा और तीसरे भाग में 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। कार की औसत गति ज्ञात कीजिए। अब मैं ये बोलूँगा कि जब आप 3 बराबर भाग बांटने हैं और तीनों में स्पीड आपकी अलग अलग है, तो आपको क्या करना चाहिए कि हर भाग को इनके एलसीएम में लो। 5, 6 और 4 का एलसीएम क्या होगा? 5, 6 और 4 का एलसीएम क्या होगा, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। तो 60 कट जाएगा 5 से, 6 से और 4 से भी। तो हम क्या काम करेंगे कि हम मानेंगे कि 60, 60 और 60 किलोमीटर का डिस्टेंस है, ठीक है ना। 40 वाला कटेगा नहीं, 120 मान लो, मतलब कट तो जाएगा लेकिन वो ऊपर नीचे में आ जाएगा तो थोड़ा वैसा हो जाता। तो 120, 120 और 120 मान लो। तो जैसे 120, 120 ऐसे ले, 12, 36, 360 टोटल डिस्टेंस हो जाता है। अगर हम टाइमिंग की बात करें तो अगर 40 से चल रहा है, पहले भाग में अगर 40 से चल रहा है तो 4 3 12, 3 घंटे लगेंगे। दूसरा अगर वो 60 से चल रहा है तो 60 से अगर भाग दोगे तो ये हो जाएगा आपका 6 दूनी 12, 2 घंटा लगेगा। तीसरे में अगर देखोगे तो 50 से नहीं कटेगा, पर काट लो यार, 120 50 से काट लो तो 12/5 आ जाएगा। कितना हो जाएगा? 12/5। एलसीएम सही नहीं लिया हुआ है, अगर एलसीएम सही से लिया होता तो शायद ये। अब इसको क्या काम करो, 5 से सबको नीचे गुणा कर दो और ऊपर भी गुणा कर दो। तो 360 × 5 अपॉन 5 3 15, 5 दूनी 10 और ये 12 हो गया। तो 360 × 5 अपॉन 15 12, 15 10 कितना हो गया? 15 10 25 12, 37 हो गया। कटेगा तो है नहीं, कटेगा है नहीं, और ऑप्शंस बहुत क्लोज है। अब भाग दे के मेरे को बताइएगा कि इसमें कौन सा ऑप्शन आएगा। 5 0 0, 5 6 30, 5 3 15, 3 18, 1800/37। तो भाग दे के देखिएगा कि इसमें 48.5 आ रहा है, 48.68 आ रहा है या 48.64 आ रहा है। मतलब आपको ये यहाँ तक भाग देना पड़ेगा 2 अंक तक। और ये क्वेश्चन इस मसले में अच्छा है कि आपको यहाँ से उतना गेम नहीं खेलना था जितना आपको गेम यहाँ से खेलना था, ठीक है ना। ये कैलकुलेशन उससे पूछा है कि ये कैलकुलेशन भी आपको आती है कि नहीं आती है, इतना क्लोज आप भाग दे लोगे कि नहीं दे लोगे। अब इसमें भाग देने का वही तरीका होता है यार। 1837 4 बार गया भाई, सब में 4 ही है तो पॉसिबिलिटी 4 की है। 4 7 28 और 4 3 4 7 28, 4 3 12, 12 2 14, ये बच्चा 2, ये बच्चा 3, 32। मतलब ऑप्शन देख के भी आप वो कर सकते हो। ये 32 हो गया, ये 0 हो गया। अब आपके पास पता है कि 8 तो जाना ही जाना है, तो 8 से आप ले गए। 8 7 56, 8 3 24 और 24 5 29। आपके पास 4 बच्चा, 11 में से 9 बचा, 1 बचा 4 और 11 में से 9 गया 2, बाकी का कट गया 240, 48 पॉइंट। अब आप देखोगे एक जगह 5 आ रहा है, एक जगह 6 आ रहा है, क्या 6 जाएगा कि नहीं जाएगा 37 में? 37 × 6 करके देखो, 37 × 6 करके देखो। 6 7 42 और 6 3 18, 2 22, 6 7 42, 6 3 18, 2 22, ठीक है। ये हो गया 0, ये हो गया 2, 20 बचा, फिर 0 बचा, मतलब ये 6 बार तो गया। अब 200 बचा। अब 37 में 6, ये वाला ऑप्शन तो कट हो गया, ये तो ऑलरेडी कट हो गया। अब 8 बार जाएगा या फिर 4 बार जाएगा? तो 8 बार जाने के चांसेस नहीं, 4 बार जाएगा, तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट होगा। 48.64। वैसे तो ये मैं आपको देने वाला था लेकिन आपके सामने ही सॉल्व कर दिया। ऑप्शन देख देख के भी तो ये मतलब गुणा भाग हो जाता है यार। ऑप्शन बहुत मदद करता है आपको। जब आप प्रैक्टिस करते हो, कंसेप्ट प्रैक्टिस करने के साथ साथ जब आप मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करते हो ना, तो आपको ऑप्शन के साथ भी खेलने आना चाहिए। बाद में भी जब मैं ये आपको प्रैक्टिस कराऊंगा ना, तो मैं ऑप्शन के साथ भी गेम खिलाऊंगा। लेकिन अभी क्या है कि अभी हम कंसेप्ट सीख रहे हैं, तो सबसे पहले तो कंसेप्ट सीख लें। जब टेस्ट प्रैक्टिस करते हैं तो हम ऑप्शन के साथ भी बहुत खेलते हैं। अब यहां से आपका क्वेश्चन बदल रहा है। अब आज के सेशन में अगर जब हमने शुरुआत किया था तो एक तो एवरेज स्पीड सीखनी थी। एवरेज स्पीड सीखने के साथ साथ एक बात और भी सीखनी थी हमको कि स्टॉप, मतलब स्टॉपेज रिलेटेड प्रॉब्लम भी होता है। और ये स्टॉपेज रिलेटेड प्रॉब्लम क्या है, ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। इस तरीके के सवालों में ना एक बहुत हिडन सा क्लू होता है। जरा ध्यान से देखिए।
ये सवाल, स्टॉप को छोड़कर बस की गति 45 किलोमीटर प्रति घंटा है, प्रति घंटा ठहराव सहित यह गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, प्रति घंटा कितने मिनट रुकती है। इसमें डेटा थोड़ा सा चेंज कर लेना यार, ये रिवर्सल लिख दिया गया, यहाँ पे 60 होगा और यहाँ पे 45 होगा। अभी बताता हूँ ऐसा क्यों होगा। देखो सवाल ये हो रहा है कि मान लो मेरे को ए से बी जाना है, ए से बी जाना है, तो क्या हो रहा है कि एक बार मैं बगैर रुके जा रहा हूँ, दूसरी बार मैं रुक रुक के यहाँ तक पहुँच रहा हूँ। तो जब बगैर रुके मैं पहुँच रहा हूँ तो ऐसे केस में मेरी जो स्पीड है वो 60 किलोमीटर पर आवर है। ये विदाउट स्टॉपेज है। विथ स्टॉपेज जो हमारी स्पीड होगी वो 45 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। रीजन जानते हो क्यों? ये एवरेज स्पीड की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो समय है वो बढ़ जाएगा। तो जब स्पीड निकालते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, जब टाइम बढ़ता है तो स्पीड घट जाती है, क्योंकि हम रुक के चल रहे हैं तो स्पीड हमारी एवरेज यहाँ पे घट जाती है। तो सवाल यही दिया हुआ है, सवाल ये कहना चाह रहा है कि हम ए से बी जा रहे हैं, बगैर स्टॉप के जा रहे हैं, तो 60 किलोमीटर पर आवर की हमारी स्पीड आ रही है, लेकिन जब हम रुक के जा रहे हैं तो हमारी जो एवरेज स्पीड आ रही है 45 किलोमीटर पर आवर आ रही है। तो सवाल ये पूछ रहा है कि हर मिनट हम कितना मतलब 1 घंटे में हम कितने मिनट रुकते हैं, मतलब कितने मिनट का ठहराव। मान लो 1 घंटे का डिस्टेंस हम ट्रेवल कर रहे हैं तो 1 घंटे में हम कितना मिनट रुके हुए हैं वो बताना है। तो ये सारे सवाल इसके आगे के सब स्टॉप रिलेटेड है। कई सारे वेरिएशन होंगे, लेकिन इसमें एक बहुत ही प्यारा सा हिडन क्लू रहता है। ध्यान से देखो कि जब डिस्कशन हो रहा है तो ए से बी हमारा जो डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस हमारा सेम है। डिस्टेंस जब सेम होता है तो हम क्या कहते हैं, हम ये हमेशा कहते हैं डिस्टेंस सेम होने पे कि हमारी जो स्पीड होती है वो यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टाइम के। तो हम ये कह सकते हैं कि एक हमारा नॉन स्टॉप है ट्रेवल, एक स्टॉप के साथ है, कह सकते हैं इसको। जब नॉन स्टॉप है तो हम ये बोल रहे हैं कि जब बगैर रुके चल रही तो हमारी स्पीड कितनी आ रही है 60 की, जब स्टॉप के साथ चल रहे हैं हमारी एवरेज स्पीड आ रही है 45 की। तो ये नॉन स्टॉप और स्टॉप में जो स्पीड का रेशियो है वो स्पीड का रेशियो है 60:45। मैं इसी को ये कह दूं, अगर मैं टाइम का रेशियो निकालूं, ये टाइम कितना लगा होगा, तो टाइम कुछ ऐसा लगा होगा कि ये 45:60 रहा होगा, या यूं कह दो 3:4 रहा होगा, 3:4 रहा होगा। देखो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे एवरेज स्पीड की, ये क्या है, एवरेज स्पीड है। हम जितनी देर चल रहे हैं उतनी देर पहले भी 60 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से चल रहे थे, और रुक के जब चल रहे तब भी 60 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से चल रहे थे। लेकिन जब हमने ये देखा कि पूरा डिस्टेंस ट्रेवल करने में हम कुछ जगह रुक रहे थे, तो पहले के कंपैरिजन में दूसरी बार हमको समय ज़्यादा लग गया। तो जब हम एवरेज स्पीड निकाल रहे थे तो एवरेज स्पीड में क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो डिस्टेंस तो फिक्स है, रुक के चल रहे थे तो हमारा जो टाइम है वो बढ़ गया, और जो टाइम बढ़ गया उसकी वजह से हमारी एवरेज स्पीड गिर गई। तो हम ऐसे ये कह सकते हैं कि रेशियो 3:4 का है। अगर हम 4 मिनट का सफर, अगर हम 4 मिनट का रुक के, ये देखो स्टॉप के साथ है, अगर हम स्टॉप के साथ 4 मिनट का सफर कर रहे हैं तो नॉन स्टॉप वो सफर कितना था, 3 मिनट का। इसका मतलब ये हो गया कि हम हर 4 मिनट में 1 मिनट रुक रहे हैं, हर 4 मिनट में 1 मिनट रुक रहे हैं। तभी तो ऐसा होगा कि हम 45 की स्पीड से, हम 60 की स्पीड से 3 मिनट में जितना डिस्टेंस तय करेंगे, 45 की स्पीड से 4 मिनट में उतने डिस्टेंस तय करेंगे। इसका मतलब है हर 4 मिनट में जब हम स्टॉप के साथ जा रहे हैं तो 1 मिनट हम रुक रहे हैं। अब सवाल ये बोल रहा है कि हम 1 घंटे में कितना रुकेंगे, तो 4 मिनट में हम 1 मिनट रुक रहे हैं। आप ये भी कह सकते हो कि 4 घंटे में हम 1 घंटे रुक रहे हैं। मतलब डायमेंशन देखना है आपको कि हर 4 मिनट में 1 मिनट हम रुक रहे हैं, क्योंकि 1 ही घंटे का सफर है तो ये रेशियो हम मिनट में कैलकुलेट कर रहे हैं। हर 4 मिनट में 1 मिनट हम रुक रहे हैं। अगर हमको इसको 60 मिनट में बताना है, 1 घंटे का मतलब 60 मिनट हो गया कि 1 घंटे में कितना रुक रहे हैं, तो हमको 60 क्या करना पड़ेगा, इसमें 15 से गुणा कर देना पड़ेगा। इधर 15 का गुणा कर दो, इधर जो है 15 का गुणा कर दो, तो ये हो गया 60 मिनट। तो 60 मिनट में हम कितना रुकेंगे, हम 15 मिनट रुकेंगे, यही बताना है बस। और 15 मिनट जैसे हम बात करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, जो ऑप्शन होगा डी हो जाएगा। अगर हमको ये 4 घंटे में बताना हो, 4 घंटे में बताना हो तो 4 का गुणा कर दो, इधर से ये 4 घंटे हो गया, इधर भी 4 का गुणा कर दो, तो क्या आ जाएगा, 1 घंटे रुक रहे हैं। यही तो बात बोल रही कि 4 घंटे में 1 घंटे रुक रहे हैं। तो ये जो डायमेंशन है ना कि 4 मिनट में 1 मिनट रुक रहे हैं या 4 घंटे में 1 घंटे रुक रहे हैं, तो डायमेंशन मिनट के हिसाब से बताना है तो मिनट के हिसाब से ले लो, घंटे के हिसाब से बताना है तो घंटे के हिसाब से बता दो। समझ में आई बात? ये सवाल बहुत ही प्यारा है, बस इतना ही कंसेप्ट समझना है कि डिस्टेंस अगर सेम है तो हमारा जो क्या कहते हैं कि स्पीड है वो यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम होता है। एक और सवाल लगाओ, देखो अभी समझ में आ जाएगा, बात एकदम दिमाग में एकदम छप जाएगा।
एक कार की गति 42 किलोमीटर प्रति घंटा है, यह 1 घंटे में कुछ मिनट के लिए रुक जाती है, तब इसकी औसत गति 28 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। 1 घंटे में यह कितनी अवधि के लिए कदम उठाता है, इसका पता लगाएं। सवाल देखिएगा, एक कार की गति 42 किलोमीटर प्रति घंटा है, यह 1 घंटे में कुछ मिनट के लिए रुक जाती है, तब इसकी औसत गति 28 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। मतलब जब नॉन स्टॉप चल रहा था तो इसकी जो गति थी वो 42 थी, जब स्टॉप के साथ चल रहा था तो इसकी जो गति है वो 28 हो गई, जो एवरेज स्पीड है वो फॉल हो गई। अगर मैं समय का रेशियो निकालूं, ये हो गया हमारा स्पीड का रेशियो। अगर मैं टाइम का रेशियो निकालूं तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, इसके जस्ट रिवर्सल हो जाएगा, 28/42 का हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया 14 दूनी 28, 14 तिक 42। तो हम ये कह सकते हैं कि हर 3 मिनट में 1 मिनट का स्टॉप लेता है। जो नॉन स्टॉप वो 2 मिनट में सफर तय करता था, वो स्टॉप के साथ 3 मिनट में सफर तय कर रहा है। इसका मतलब है कि हर 3 मिनट में वो 1 मिनट का स्टॉप ले रहा है, तभी तो वो 2 मिनट का सफर 3 मिनट में हो रहा है। ये एवरेज स्पीड गिर रही है, लेकिन वो जब चल रहा है तो चल तो वो ओरिजिनल स्पीड से रहा है 42 किलोमीटर से ही, लेकिन 1 मिनट रुक गया तो उसकी जो एवरेज स्पीड है वो फॉल कर जाती है। तो हम यूं कह सकते हैं कि हर 3 मिनट में 1 मिनट का उसका ठहराव है। तो हर 3 मिनट में 1 मिनट का ठहराव है, और बात हो रही है 1 घंटे की, तो 1 घंटे के लिए 20 से गुणा कर दो, तो 60 मिनट में कितनी देर का ठहराव होना चाहिए, 20 मिनट का ठहराव होना चाहिए। 60 मिनट में कितने देर का ठहराव होना चाहिए, 20 मिनट का ठहराव होना चाहिए। सवाल में क्या पूछ रहा है, ये नहीं पूछा कितने दिन ठहरा, ये पूछ रहा है कि कितने दिन चला, मतलब कितने देर चला। तो 60 मिनट में 20 मिनट ठहरा है तो कितने देर चला है, 40 मिनट चला है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। अगर पूछता कितना ठहरा है तो 20 मिनट ठहरा है। फाइंड आउट द टाइम्स ड्यूरेशन इट स्टेप फॉर इन एन आवर। समझ में आया? तो अगर आपको बताना है कि कितने दिन रुका तो 20 मिनट, कितने दिन चला तो 40 मिनट। बताना आपको कितने दिन चले का है, बताना नहीं है कितने दिन रुका है। इट स्टेप फॉर का मतलब चलने का बात है, रुकने का बात नहीं। ये स्टॉप नहीं, स्टेप फॉर है, फ्रेजल वर्ब है। अंग्रेजी अगर आपको अच्छे से आती है तो कितनी देर तक चला, ये सवाल पूछ रहा था। सवाल अगला है, बिना रुके एक कार की गति 48 किलोमीटर प्रति घंटे है और स्टॉपेज वाली कार की गति 36 किलोमीटर प्रति घंटे है। मतलब नॉन स्टॉप जो है वो 48 है और स्टॉप के साथ 36 है। यदि कार प्रत्येक बार 5 मिनट के लिए रुकती है तो 1 घंटे 20 मिनट में ठहराव की संख्या ज्ञात कीजिए। जरा ध्यान से देखिएगा, अगर हम बात करते हैं स्पीड की, स्पीड का रेशियो ये है। अगर मैं टाइम का रेशियो निकालूं तो ये हो जाएगा 36/48 और 12×3 = 36, 12×4 = 48, 3:4। तो हम ये कह सकते हैं कि 4 मिनट में 1 मिनट का ठहराव है। अब हो रही है कि 1 घंटा 20 मिनट में कितनी देर का ठहराव होगा, तो 1 घंटा 20 मिनट में ठहराव की संख्या ज्ञात करनी है। तो हर 4 मिनट पे 1 मिनट रुक रहा है। यदि कार प्रत्येक बार 5 मिनट के रुकती है तो 1 घंटा 20 मिनट में ठहराव की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम सबसे पहले यह देखेंगे कि 1 घंटा 20 मिनट में कितने मिनट का ठहराव है। तो 1 घंटा 20 मिनट का मतलब 80 मिनट हो गया। 80 मिनट हो गया मतलब इसमें 20 से गुणा कर दो, 20 से गुणा कर दो, ये हो गया 20 से गुणा कर दो। तो 80 मिनट में कितने मिनट का ठहराव होगा, 80 मिनट में 20 मिनट का ठहराव होगा। 80 मिनट में 20 मिनट का ठहराव होगा। और सवाल ये कह रहा है कि एक बार जब रुकता है तो 5 मिनट रुकता है तो कितनी बार उसको रुकना पड़ेगा, तो 20 मिनट टोटल उसको रुकना है। एक बार में 5 मिनट रुक रहा है, इसका मतलब उसको 4 बार टोटल रुकना है। तो सही सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। इतना ही प्यारा सा क्वेश्चन था। चलो इसका एक और वेरिएशन देखते हैं, बढ़िया वाला। बिना ठहराव वाली ट्रेन की गति 80 किलोमीटर प्रति घंटा है और ठहराव वाली ट्रेन की गति 70 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो नॉन स्टॉप और स्टॉप के बीच का जो रेशियो है स्पीड का वो 8:7 है। यदि ठहराव का समय 3 मिनट है तो 2 घंटे ठहराव की संख्या ज्ञात कीजिए 2 घंटे में। मतलब पिछले क्वेश्चन इस क्वेश्चन में सिर्फ डेटा का फर्क है, बाकी निकालना वही है। हम टाइम का अगर रेशियो निकालेंगे तो हम टाइम के रेशियो में ये बोल सकते हैं कि 7:8 का होगा। भाई अगर 80 से स्पीड 70 हो जाती है तो समय 7 से 8 हो गया होगा। इसका मतलब है हर 8 मिनट में ठहराव कितने का हो रहा होगा, 1 मिनट का ठहराव हो रहा होगा। और हमें निकालना कितना, 2 घंटे में। 2 घंटे का मतलब 120 मिनट, 15 का गुणा कर दो, 15 गुणा करोगे तो हो जाएगा 120 मिनट और इधर भी हो जाएगा 15 मिनट। 120 मिनट में कितने का ठहराव है, 15 मिनट का ठहराव है। और अगर 15 मिनट का ठहराव है और एक बार में 3 मिनट रुकना है तो कितना स्टॉप लेना पड़ेगा, इसको 5 स्टॉप लेना पड़ेगा। समझ में आई बात? तो सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। वो छोटा सा कंसेप्ट था, बस वही सीखना था। उसके बाद सारे सवाल बहुत आसान है। अगला सवाल देखो, एक ट्रेन दिल्ली से कानपुर
की दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 1300 किलोमीटर तय करती है। प्रत्येक 100 किलोमीटर की दूरी के लिए 5 मिनट का ठहराव है। ठहराव वाली ट्रेन की औसत गति ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आसान है, क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आसान है। एक तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एवरेज स्पीड इज इक्वल टू क्या होगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ये पता होता है ना, टोटल टाइम। तो सवाल क्या कह रहा है, एक ट्रेन दिल्ली से कानपुर की दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 1300 किलोमीटर तय करती है। तो अगर टाइम निकाले हम, ध्यान से देखना, अगर हम टाइम निकाले जब बगैर स्टॉप के चल रही है तो 1300 किलोमीटर सफर तय करना है और इसकी स्पीड क्या है 60। तो कितना हो गया, ये काटोगे तो हो जाएगा 65/3। 65/3 इतना ही हो जाएगा, इतना ही समय लगेगा, इतना आवर लगेगा अगर बगैर स्टॉप का है। बोल रहा है प्रत्येक 100 किलोमीटर की दूरी के लिए 5 मिनट का ठहराव है। प्रत्येक 100 किलोमीटर, तो मैं बोलूं कि टोटल डिस्टेंस कितना है 1300। और अगर मैं 100 के इसके खाने बनाऊं, 100 के खाने बनाऊं, ध्यान से देखिएगा, तो कितने खाने बनेंगे 100 के अगर खाने बनाने हो। ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और यहां पे ले लो 11 और यहां पे ले लो 12 और यहां पे ले लो 13। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, एक ज्यादा हो गया है 13 खाने, मतलब ये पहला पॉइंट है और ये 1300 किलोमीटर है। तो ध्यान से देखोगे इसमें जो स्टॉपेज होगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 स्टॉपेज होगी। कितनी स्टॉपेज होगी 1300 किलोमीटर के बीच में। अगर 100 किलोमीटर पे रुकना है तो आखिरी 1300 किलोमीटर में तो फिर आप पहुंच जाते हो, फिर वहां स्टॉप का कोई मतलब ही नहीं होता है। मतलब इसके पहले आप कितनी बार रुकोगे, 12 बार रुकोगे। 12 आपका स्टॉप होगा 1300 किलोमीटर पे चलने में। अगर हर 100 किलोमीटर पे स्टॉप ले रहे हो, ये बात भी समझने की जरूरत है। और हर स्टॉप पे आप कितनी बार रुक रहे हो, आप 5 मिनट के लिए रुक रहे हो। तो 12 स्टॉप लिया आपने और 5 मिनट के लिए रुक रहे हो, तो टोटल आपका कितने समय तक ठहरे हो, 12 × 5 = 60, मतलब 1 घंटे के लिए ठहरे हो। कितने समय के लिए ठहरे हो, 1 घंटे के लिए ठहरे हो। अब बोल रहा है एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी। तो अगर नहीं रुकते तो 65/3 घंटा लगता, और अगर हम रुक रहे हैं तो 1 घंटा रुक रहे हैं, तो टोटल समय हमारा बाद में क्या हो जाएगा, टोटल समय ठहराव के साथ 65/3। तो वैसे नहीं रुकते तो हमें समय लगता, और रुक रहे हैं तो 1 घंटा और लग रहा है, तो टोटल समय कितना हो जाएगा, 68/3 हो जाएगा। 68/3 हो जाएगा। डिस्टेंस हमें अभी भी 1300 ही करना है, डिस्टेंस अभी भी हमें 1300 ही करना है। तो हमें टोटल जो बाद वाला स्टॉप के साथ जो समय लग रहा है वो 65 + 3 68। ये अच्छा 68/3, ये ठीक है, 65/3 था, ये 68/3 है, ये 68/3, 68/3 ये ऊपर चला जाएगा, इतना समय लगेगा। समझ में आया। अब क्या काम करना है, इसको भाग देके बस ये देखना है कि आपको कौन सा वैल्यू आ रहा है। जब इसे भाग दोगे तो 57.66 के आसपास आएगा। समझ में आई बात। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। बस इतना ही प्यारा सा, इतना ही छोटा सा सवाल था। चलो एक और सवाल लगाते हैं, इसके वेरिएशंस को देखते हैं। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो। कानपुर मेट्रो IIT से मोती झील की दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा है की गति से तय करती है। प्रत्येक 3 मिनट चलने पर 1 मिनट का ठहराव है। ठहराव के साथ औसत गति ज्ञात कीजिए। IIT से मोती झील के बीच की दूरी 60 किलोमीटर है। अब अगर मैं इस क्वेश्चन को देखूं तो क्या है, 60 किलोमीटर की दूरी बगैर स्टॉप के कितने समय में तय करेगा यार, 1 घंटे में तय करेगा। सिंपल सी बात है, किलोमीटर है, km/h है, इतने समय में लगेगा अगर वो बगैर स्टॉप के जाए, नॉन स्टॉप है। और बोल रहा है कि हर 3 मिनट में वो 1 मिनट रुकता है। इसका मतलब है कि अगर मैं 20 से इधर गुणा कर दूं तो 1 घंटे के ट्रेवल टाइम में उसे जो है 20 मिनट का ठहराव करना पड़ेगा। देखो दूरी तो जो एक्चुअल उसे ट्रेवल करना है, जब भी वो चलेगा तो उसी स्पीड से ही 60 km/h के हिसाब से ही। तो मतलब वो जो डिस्टेंस पूरा 60 किलोमीटर अगर मैं मानूं कि ट्रेवल करना है, तो वो पूरा का पूरा ट्रेवल तो उसे 1 घंटे में ही होगा। 1 घंटा तो उसे चलना ही पड़ेगा, लेकिन 1 घंटा चलने में उसे रुकना कितना पड़ रहा है, 20 मिनट रुकना पड़ रहा है। तो आपका जो समय था, जो नॉन स्टॉप 1 घंटे लग रहा था, अब उसी सेम डिस्टेंस को ट्रेवल करने में 20 मिनट और एक्स्ट्रा लग रहा है। इसका मतलब टोटल टाइम जो स्टॉप के साथ है वो 1 घंटा अब कितना बदल गया है, 1 घंटा 20 मिनट, मतलब 1 + 1/3 आवर इतना हो गया, या यूं कह लो 4/3 आवर। मतलब पहले जो समय 1 घंटा था 60 किलोमीटर को तय करने में, अब वो समय 4/3 घंटा हो गया।
तो डिस्टेंस तो हमारा 60 किलोमीटर ही है जो कवर करना है। एवरेज स्पीड अगर बाद वाली निकालनी विथ स्टॉप वाली, तो 60 किलोमीटर का सफर अब कितने समय में तय कर रहा है, 4/3 घंटे में। तो 4 से वो करोगे 15 चौका 60 और 15 तिया 45 किलोमीटर पर आवर आएगा। ऑप्शन सही नहीं है, ऑप्शन इस पर से कोई सही नहीं है। जो सही ऑप्शन होगा वो 45 किलोमीटर पर आवर होगा, तो ऑप्शन पे मत जाइए। सवाल है वैसे भी अभी आप क्वेश्चन करके आ रहे हो कि 60 किलोमीटर नॉन स्टॉप चलने वाली, और अगर उसका 4 मिनट में 1 मिनट का स्टॉप है तो एवरेज स्पीड वहाँ पे 45 किलोमीटर पर आवर थी, तो 45 किलोमीटर पर आवर ही होगी। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम था ही नहीं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में थोड़ी वेरिएशन अब ज़्यादा है और थोड़ा सोचना ज़्यादा है। क्या कह रहा है, एक बस 65 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से 1300 किलोमीटर की यात्रा करती है। यदि वह 8 जंक्शन पर रुकती है तो पूरी दूरी तय करने में ठीक 1 दिन का समय लगता है। प्रत्येक स्टॉप पर रुकने की समय अवधि ज्ञात कीजिए। मतलब 8 बार रुकता है और पूछ रहा है कि प्रत्येक स्टॉप पर रुकने की समय अवधि ज्ञात कीजिए। सबसे पहले अगर इसको सही मायने में समझो, एक बस 65 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से 1300 किलोमीटर की यात्रा करता है। तो अगर वो रुके नहीं और 65 किलोमीटर पर घंटे से चले, तो 1300 किलोमीटर नॉन स्टॉप चलने में उसे कितना समय लगेगा, उसे 20 घंटे लगेगा। टोटल कितना लगेगा, 20 घंटे। अब उसे 1 दिन क्यों लग रहा है, अब उसे 1 दिन मतलब 24 घंटे क्यों लग रहा है, क्योंकि ये स्टॉप का टाइम है, बीच बीच में रुक रहा है। तो बीच में कितना रुक रहा है, बीच में 4 घंटे का स्टॉप है, 4 घंटे का 4 आवर का स्टॉप है। अब 4 आवर का स्टॉप है, ध्यान से देखिए, और टोटल कितने जगहों पे रुक रहा है, टोटल 8 जगहों पे रुक रहा है। 8 जगहों पे टोटल रुक रहा है और टोटल रुकना कितना है, 4 घंटे का है। तो एक स्टॉप पे कितना उसे समय रुकना पड़ेगा, 4/8 आवर। इसका मतलब है आधा घंटा, और आधे घंटे का मतलब होता है 30 मिनट। यही सवाल में पूछा है। अगला सवाल देखो, अगला सवाल क्या है, एक तेज ट्रेन की गति 100 किलोमीटर प्रति घंटा है और प्रत्येक 75 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद इसे 3 मिनट आराम करना पड़ता है, जबकि धीमी ट्रेन 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है और प्रत्येक 25 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद 1 मिनट आराम करती है। धीमी ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए जब तेज ट्रेन 600 किलोमीटर की दूरी तय करती है। 600 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, ध्यान से देखिएगा। तेज ट्रेन की बात हो रही है, तेज ट्रेन पे चलते 600 किलोमीटर की दूरी तय करनी है और उसकी स्पीड कितनी है, 100 की स्पीड है। तो कितना समय लगेगा उसे, 6 घंटे लगेगा, 6 घंटे लगेगा। लेकिन क्या कह रहा है कि प्रत्येक 75 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद इसे 3 मिनट आराम करना पड़ता है। अब 600 में अगर आप ये बात करो कि 75 किलोमीटर के कितने हिस्से हो सकते हैं, तो भाग दे के देख लो। 75 दूनी 150, 75 दूनी 150, और फिर 150 से जब भाग दोगे तो चौका हो जाएगा, मतलब 8 बार हो जाएगा। कितना, इसके 8 टुकड़े बन सकते हैं, 8 पार्ट बन सकते हैं। 600 किलोमीटर में 75 किलोमीटर के 8 पार्ट्स बन सकते हैं। अब 8 पार्ट से अगर स्टॉप निकाल के देखो तो एक कम होता है हमेशा। जैसे आप देखोगे 3 में कितने स्टॉप हो, 3 में कितने गैप है, 1-2 गैप है। 4 में कितने गैप है, 3 गैप है। इसी तरीके से अगर हम ये बात करें कि टोटल अगर 75 के 8 टुकड़े बन रहे हैं, तो एक तो यहां स्टॉप नहीं होगा और एक तो यहां स्टॉप नहीं होगा। शुरू में स्टॉप नहीं होगा, मिड में स्टॉप होगा। तो कितने स्टॉपेज हो सकते हैं, कितने स्टॉपेज हो सकते हैं, आप सही मायने में देखो तो पहला स्टॉप यहां होगा, दूसरा स्टॉप होगा। पहला 75 किलोमीटर, समझ भी लो इसे यार, पहला 75 किलोमीटर स्टॉप होगा, फिर दूसरा 75 किलोमीटर स्टॉप होगा, फिर तीसरा होगा, फिर चौथा होगा, फिर पांचवा होगा, फिर छठा होगा। तो ये हम 75 पहुंचे, ये हम 150 पहुंचे, ये हम 225 पहुंचे, फिर ये हम 300 पहुंच गए। कितनी बार रुके 300 में, 1 2 3 4 बार रुक गए, ठीक है ना। इसी तरीके से 3 बार और रुकेंगे, 4 3 7 बार हो जाएगा। तो हम 7 बार टोटल स्टॉप मारेंगे जंक्शन पे पहुंचने से पहले। कितना, जब भी 8 पार्ट होता है तो -1 कर दो, इतना ही पार्ट स्टॉप होगा, तो 7 बार होगा तकरीबन। और अगर हम 7 बार रुक रहे हैं और एक बार में 3 मिनट रुक रहे हैं, तो टोटल कितने मिनट रुकेंगे, 21 मिनट। तो जो सफर 6 घंटे में तेज ट्रेन को सफर करना था, अगर वो नहीं रुकता 600 किलोमीटर, तो एक 6 घंटे में कर लेता जो है। अब वो 6 घंटे 21 मिनट में कर रहा है, क्योंकि वो भी रुक रुक के चल रहा है। क्या कर रहा है, रुक रुक के चल रहा है। तो 6 घंटा 21 मिनट में वो सफर तय हो रही है। अब बात आती है धीमी ट्रेन की।
अगर हम बात करें धीमी ट्रेन की, जबकि धीमी ट्रेन 25 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है और प्रत्येक 25 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद यह 1 मिनट आराम करती है। धीमी ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। अगर मैं ये बात बोलूं, मैं इस बात को समझने की कोशिश करूं कि 50 किलोमीटर पर घंटा ये धीमे चल रहा है और उसे इतने ही समय तक चलना है। बात ये पूछ रहा है कि कितना किलोमीटर वो तय करेगा इतने समय में। तो हम सब सीधे सीधे निकाल देते हैं कि 6 घंटे में अगर 50 किलोमीटर के हिसाब से अगर आप चल रहे हो पर आवर के हिसाब से, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करोगे? 300 किलोमीटर। ये तो 300 किलोमीटर आपने सफर तय कर लिया है, लेकिन एक बात ये भी ध्यान से देखो कि 300 किलोमीटर तय करने में हर 25 किलोमीटर पे अगर आप 1 मिनट के लिए आराम करते हो तो 300 किलोमीटर तय करने पे आपका स्टॉपेज टाइम क्या होगा? 25 से भाग दे लो। जब 25 से भाग दोगे तो क्या होगा? 25 से कम 25 और 25 दूनी 50, यही होगा ना। 25 से कम 25, 25 दूनी 50, ये हो जाएगा। 12 बार आपका स्टॉप हो चुका होगा, क्योंकि अभी आप सफर तक पहुंचे नहीं होंगे, तो 12 के 12 स्टॉप आपके गिने जाएंगे। 12 स्टॉप गिने जाएंगे, मतलब हर बार 1 मिनट के लिए रुक रहे होगे, इसका मतलब है 12 मिनट आप ठहर चुके। हर 25 किलोमीटर पे एक बार रुक रहे होगे तो 300 किलोमीटर में 25 के 12 टुकड़े होंगे। अभी आप डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंचे, मतलब 12 स्टॉप ले चुके हो। 12 स्टॉप ले चुके हो मतलब आप 12 मिनट और चल चुके हो। तो ये 6 घंटे तो चला है और 12 घंटे रुका है, मतलब 6 घंटे 12 मिनट टोटल इसका समय है जो उसने यूटिलाइज कर लिया है। अब अगर मैं देखूं कि कितना समय और बचा हुआ है, मतलब 21 में से 12 घटाओगे तो 9 मिनट अभी उसके पास और समय बचा हुआ है चलने में। भाई अगला रुकना तो उसका तब होगा जब अगला 25 किलोमीटर और चल लेगा। लेकिन ये देखो क्या 9 मिनट में 50 की स्पीड में कितना चलता है? तो 50 की स्पीड में 9 मिनट में कितना चलेगा? अगर इसे काटोगे ये कट जाएगा, 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6 और 5 15, मतलब 7.5 किलोमीटर चल पाएगा। तो अगला 9 मिनट वो चल जाएगा, लेकिन अभी 25 किलोमीटर नहीं चला है तो स्टॉप नहीं लेगा। तो इस पूरे दौरान पे जब फास्ट ट्रेन 4 घंटे 21 मिनट सफर तय करती है, तो 6 घंटे 21 मिनट में जो हमारी स्लो ट्रेन है वो 300 किलोमीटर ये ट्रेवल करेगी 7.5 किलोमीटर और ट्रेवल करेगी। तो टोटल कितना हो जाएगा? 307.5 किलोमीटर का डिस्टेंस वो ट्रेवल करेगी। हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन सी हो जाएगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत क्लासिक क्वेश्चन था। अगर बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन बनता है तो ये यहाँ तक पहुँचेगा, इससे ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं बनेगा आपके एग्जाम में। तो स्टॉप से रिलेटेड जितने वेरिएशन हो सकते हैं वो सारे के सारे वेरिएशन आज की क्लास में मैंने कवर कर लिया है। आज का क्लास जो है थोड़ा लंबा भी रहा होगा, क्योंकि हमने एवरेज स्पीड भी पढ़ी है। एवरेज स्पीड से रिलेटेड जो है स्टॉप का जो कंसेप्ट है वो भी हम लोगों ने देखा है। इसे 2-3 बार देखिएगा, स्पेशली स्टॉप वाला कंसेप्ट जो है, तो आप मानसिक रूप से एकदम मजबूत हो जाएंगे इस तरीके के क्वेश्चन को टैकल करने में। अगर देखो वीडियो पसंद आई हो तो नीचे लाइक का बटन हिट करके जाइएगा और पूरी सीरीज प्लेलिस्ट वाइज देखिएगा, बहुत मजा आएगा।